जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आई दृष्टि पब्लिकेशन घटना चक्र का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। यह जो कि अभी लेटेस्ट 2024 का है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला दिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को पुनर्निर्माण करने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये पुणे हवाई अड्डा को दिया गया है। फिर इसके बाद आता है पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा। तो पुणे हवाई अड्डा का नया नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पुणे हवाई अड्डा का नया नाम है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है छठवें राज्य खाद्य सूचकांक। छठवें राज्य खाद्य सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 2023 से 24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा गुजरात है। फिर उसके बाद आता है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का मंजूरी दिया है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। फिर इसके बाद आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर ये जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है दोस्तों। फिर पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा। तो श्री विजयपुरम ये जो कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। फिर उसके बाद आता है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, जो कि ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो गोरखपुर में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, गोरखपुर में। फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचयन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। ये सूरत गुजरात में किया गया है। जल संचयन जन भागीदारी पहल किस अधिनियम से जुड़ी है। ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। ये उदयगिरि लातूर जिला महाराष्ट्र में किया है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है फिर इसके बाद आता है अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा। ये भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। फिर प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है। तो ये भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजनों को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली की कार्यान्वयन पर केंद्रित है। ये स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर। फिर उसके बाद आता है स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर यह आधारित है। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है। तो ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दिया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये राजेश वर्मा बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो ये राजगीर नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले गठन की घोषणा की है। ये 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है।
अगस्त 2024 में। इन 5 जिले क्या क्या हैं? तो पहला जास्कर है, दूसरा द्रास है, तीसरा साम है, चौथा नुवारा है और पांचवा चांगथांग है। फिर उसके बाद आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? ये नेपाली अकादमी के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दिया गया है 9 अगस्त 2024 को। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो ये जून 2015 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फिर इसके बाद आता है डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसमें महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें दिया गया है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये नागालैंड बना है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो इसमें 4 ऐप शुरू किया गया है दोस्तों। पहला है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई समन। ये 4 अगस्त 2024 को शुरू किया गया है। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस ये बनाया जाएगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। फिर भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये पूगा घाटी लद्दाख में किया गया है। फिर उसके बाद आता है केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग का इसमें प्रथम स्थान है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये भोपाल में किया गया है। 30 से 31 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था और इसका वर्ष 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो अमृत काल में राष्ट्रीय विज्ञान चेतना का उन्नयन। फिर राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में और अशोक हाल के नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल को गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक हाल का अशोक मंडप किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों भारत के 50वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आइजोल मिजोरम में किया गया है। सिंकुलाला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। फिर यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगा? तो लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित होगा। फिर इस सुरंग की लंबाई क्या है? तो लगभग 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो सिंकुला सुरंग होगी। फिर यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? ये वन मित्र की घोषणा किया गया है, मित्र वन का। फिर इसके बाद आता है भारत का पहला चैडविक हाउस नेगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। फिर संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमाएं स्थापित है। ये प्रेरणा स्थल ये जून 2024 में किया गया है। फिर उसके बाद आता है
केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया था? तो ये 18 जून 2024 को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माणकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास वन भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल की है? तो ये लद्दाख के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों विश्व का पहला ओम आकार मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये पाली राजस्थान में किया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बायकोम सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हुआ है। फिर इसके बाद आता है 18वीं लोकसभा की सीट 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनाव लड़ी थी? तो 74 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जो कि इसमें 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि यह 630 मेगावाट है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये छतरपुर मध्य प्रदेश में रखा गया है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये जम्मू और कश्मीर में किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कोलकाता में किया गया है। फिर इसके बाद आता है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? ये आदित्य योजना की शुरुआत की गई है। फिर इसके बाद आता है पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। फिर 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। फिर इसके बाद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो ये रायबरेली में किया गया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। इस रायसीना डायलॉग का थीम क्या था? तो चतुरंग शीर्षक प्रतियोगिता, सहयोगिता और निर्माण, ये जो कि इसका थीम था। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत की है? ये अपार का शुरुआत किया गया है। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि STEMM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है।
फिर इसके बाद आता है दोस्तों, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अजय मणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? ये श्री कल्की धाम को। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये संबलपुर जिले में स्थित है, संभल जिले में है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, किसे असम राज्य का फल घोषित किया गया है? तो ये काची नेमू को घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैनुअल मैक्रोन। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था? ये उड़ीसा राज्य को दिया गया था। उड़ीसा की झांकी की किस थीम पर आधारित थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। फिर इसके बाद आता है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन है? तो इसमें गुजरात है, कर्नाटक है, केरल एवं तमिलनाडु है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि श्रेणी ए में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को घोषित किया गया है दोस्तों। फिर वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था। फिर उसके बाद आता है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों। फिर इसमें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोग देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में है दोस्तों कि वर्ष 2024 के COP29 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये अजरबैजान के द्वारा किया जाएगा 11 से 22 नवंबर 2024 को। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए इसे विशेष भागीदारी घोषित किया गया है? तो ये भारत को किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये हरनी अमरसूरिया की हैं। फिर उसके बाद आता है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा दिसानायके बने हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? ये वेस्टर्न एवं लॉस एंजल्स अमेरिका में। फिर आता है, तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया जाएगा, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि भारत के किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फ्रैक्ब्रिसेस प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। फिर इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ये सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये विल्मिस्टन डेलावेयर अमेरिका में किया गया है। फिर समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट यानी कि वर्चुअल समिट को सम्मेलन करते हुए कौन सा संस्करण था? ये 6वां संस्करण था। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो ये कैंसर मोनशॉट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। फिर इसमें दिया गया है कि भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये प्रथम क्वाड एट सी शिप
आर्बर मिशन लॉन्च किया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। फिर क्वाड देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षित के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है, तो ये मैत्री की गई है। फिर इसमें दिया गया है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न विश्वविद्यालय केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इस केंद्र का नाम क्या है, तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जाफर हसन, ये जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है टाइफून यागी से प्रभावित देश को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है, तो नेपाल बना है। फिर इसके बाद आता है इसमें कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है, तो इसमें अश्विनी वैष्णव है, जो कि ये केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और नंद नीलोकड़ी हैं, और अभिनेता अनिल कपूर हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किन देशों यानी कि क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन कौन से देश है, तो इसमें अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड किंगडम है, एंडोरा है, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। फिर इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किनके द्वारा आयोजन हुआ है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पहला अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है, तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिषद की स्थापना करेगा, तो ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK करेगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तो ये अमेरिका में किया जाएगा। प्रतिमा का क्या नाम रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो ये अष्टलक्ष्मी के मंदिर में किया गया है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, ये वाराणसी में किया गया है। यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, ये भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि तीसरे वायरस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ये भारत के द्वारा की गई है। इसकी थीम क्या है, तो एक सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ, इसकी थीम है दोस्तों। फिर इसमें दिया गया है कि थाईलैंड की सांसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, पेंटोगाटन सिनावात्रा को नियुक्त किया गया है। किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। भारत के किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, तो ये न्यूजीलैंड में कहां पे भारत का दूतावास खोला जाएगा, तो ये ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देशों के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपेन स्थापित किए हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। फिर इसके बाद आता है 2 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो डिक्किन विश्वविद्यालय और वेलोगोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद
किस कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो व्यापक हिंसा छात्र विरोध के कारण। फिर इसमें दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो ये जर्मनी बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी के द्वारा दिया गया है सर्वोच्च सम्मान। फिर इसमें दिया गया है कि यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली भारत में किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन सा है? ये मुइदस्म ओहोम राजवंशीय टीला दफन प्रणाली है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया दोस्तों कि हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान पर है? ये 21वें स्थान पे है, 81वें स्थान पे है, 81वें स्थान पे है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो ये सिंगापुर का है विश्व का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभालेगी? तो ये भारत के द्वारा संभाला जाएगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस्टन मिशेल को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्री पारीय जन औषधि केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड क्रॉफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WWC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर को किया गया है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को। फिर अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो 4 में कौन कौन से हैं? पहला है मामल्लपुरम जो कि ये तमिलनाडु में है, दूसरा है जयपुर ये राजस्थान में है, तीसरा है मैसूर ये कर्नाटक में है, चौथा है श्रीनगर। फिर आता है किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं? तो ये पेरिस फ्रांस के द्वारा जारी किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारतीय और मॉरिशस मैत्री का उद्घाटन किया है? तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन 2 देशों के प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो ये ताइवान और फिलीपींस में मचाया है। यह किस प्रकार का चक्रवात था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था ये। फिर इसमें दिया गया दोस्तों कि किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डिक फूस बने हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। फिर इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये दोहा कतर में किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र कौन बना है? तो ये भारत बना है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका क्या नाम है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रॉयड द एपोस्टल, ये जो कि रूस का सर्वोच्च सम्मान है। फिर पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो बने हैं। जोस राउल मुलिनो ये पनामा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये जनेवा में संपन्न हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो ये मार्क रूट जो कि ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर किस विश्वविद्यालय ने संत तुर्मगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई है? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जताया है। फिर अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के सहयोग की घोषणा की है? ये बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस। वैश्विक
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया है? ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है इसे। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 शीर्ष स्थान पे कौन था? तो स्वीडन था और भारत का 63वां स्थान था। मार्शल द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है विश्व का सबसे महंगा शहर। फिर 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अपुलिया इटली में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का कितना समय लेगा? 134 वर्ष और ये 2158 वर्ष तक। फिर इसके बाद आता है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन द पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया है दोस्तों। फिर इसमें आता है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। पीटर पेलिग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो ये स्लोवाकिया का किया है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है जूडिथस सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ये केन्या को नामित किया है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये सैन डियागो यूएसए में किया गया है। फिर इसमें दिया गया है दोस्तों कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए को प्राप्त हुआ है। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ये सिंगापुर में संपन्न हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। रूस की लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बनाने का योजना बनाई है? तो ये 6 देशों ने ड्रोन वाल बनाने की योजना बनाई है। कौन कौन से 6 देश हैं? तो इसमें लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। फिर इसके बाद आता है प्रथम KAJATFCA शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये जाम्बिया में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई 2024 को मनाया गया है। फिर इसके बाद आता है किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा किया गया है। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? इसमें 3 कंपनी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है। फिर उसके बाद आता है इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हुरुन्स इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारतीय मूल के अनीश कपूर, ये लंदन यानी कि यूके को। फिर इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां स्थान है। किस देश के विदेश मंत्रालय ने AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली है? तो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावी हुआ है? तो तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है दोस्तों। फिर इसमें दिया गया है कि भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिदी बेहेश्ती
पोर्टर टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये ईरान के द्वारा किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहायद लोग लोचन की हस्तलिपि को शामिल किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? तो 39वां स्थान था। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत के किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये 2024 से 26 किया गया है, 2024 से 26 तक। फिर इसके बाद आता है लिथुआनिया। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो ये गीटानास नौसेदा। मॉस्को ने किस देश के साथ अपना कूटनीतिबद्ध संबंध स्थापित कर दिया है? तो ये इक्वाडोर किया है। फिर इसके बाद आता है विश्व सैन्य व्यापक प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो इसमें यूएसए है, चीन है और रूस है। टाइम्स की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोग जगह बनाई है? तो इसमें 8 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है, 8। इसमें अजय बांगा है, सत्य नडेला है, आलिया भट्ट है, साक्षी मलिक है, देव पटेल है, आसमान खान है, प्रियंबदा नटराजन है और जिगर शाह है। फिर स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एयरबेस कहाँ अवस्थित है? ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। फिर इसमें दिया गया है दोस्तों कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस, ये जो कि 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्टसन। फिर उसके बाद आता है भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ने किसे अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये भारत को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद आता है कि पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं। पॉइंट नमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक्कर ग्लैपो किसे दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। फिर इसके बाद आता है कि हुनर ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में कौन है? तो एलन मस्क, जो कि ये 231 बिलियन डॉलर ये सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में है। फिर गर्भपात को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। फिर इसमें दिया गया है कि किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया है, सऊदी अरब में। फिर किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब हैं। अलेक्जेंडर स्टब ये नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है कि यूरोप के वीजा मुक्त सेगन जोन में शामिल होने वाला अंतिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। भारतीय भेज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनीय
भाषाई देश कौन बना है? तो निकारागुआ बना है, निकारागुआ बना है। फिर इसके बाद आता है भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों सहयोग को मजबूती करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी ऑफ डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भारत और अमेरिका में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। फिर उसके बाद आता है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये फिलीपींस बना है। फिर आता है इंडेक्स शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था। इंडेक्स का एक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया USA डिफेंस एक्सलेरेशन इकोसिस्टम। फिर इसके बाद आता है देश की किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद किसने ग्रहण किया है? तो जोसेफ बोकोई के द्वारा किया गया है। फिर इसमें बाद आता है युगांडा कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ये तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट युगांडा में आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है, यानी थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड इसका थीम है। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन थे? तो G77 के सदस्य थे और चीन था। किस देश के 3 नगरों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? ये कनाडा के द्वारा किया गया है। ये 3 शहर कौन नगर हैं? तो ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैडफोर्ड। फिर इसके बाद आता है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बार्नेडो एरोवालो ये जो कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो फ्रेडरिक दसम ये सम्राट के डेनमार्क के सम्राट बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अट्टल हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद आता है इस गठबंधन का क्या नाम है? तो GFA ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सुखसेन मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये चाड के हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के हैं। फिर इसके बाद आता है आर्थिक परिदृष्टि को हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये अमरावती में किया गया है। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। फिर इसके बाद आता है केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 7। कितने? तो 7 को मंजूरी दिया गया है। पहला है विरुधुनगर ये जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा वारंगल ये तेलंगाना में है। तीसरा है नवसारी ये गुजरात में है। चौथा है कलिबुर्गी ये कर्नाटक में है। पांचवा है धार जो कि मध्य प्रदेश में है। छठवां है लखनऊ जो कि ये उत्तर प्रदेश में है। सातवां है अमरावती ये महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद आता है कहाँ चौथी वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया है? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि किस मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। फिर 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। फिर इसके बाद आता है इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्डन अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो ये लैब मित्र को
किया गया है। लैब मित्र का पहल की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। किसने अंतरराष्ट्रीय फार्म एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी इफेक्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये जीतन प्रसाद, जो कि ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला फिलीपींस है। 26% वार्षिक वृद्धि के दर से प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान कौन सा शहर है? तो इसमें मुंबई है। फिर उसके बाद आता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्ष वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो ये भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 25वां संस्करण जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होने की उम्मीद है? तो 952। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़ है। किस देश की मेजबानी ने प्रथम बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो ये वॉलमार्ट बनी है। फिर इसके बाद आता है वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसे अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका 86वां स्थान है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि कौन सा राज्य किसानों से सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये हरियाणा बना है। फिर इसके बाद आता है अलाह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत 2024-25 यानी कि अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक में से किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पे है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है चूना उत्पादक में। फिर इसके बाद आता है भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पे है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्ट्रेटेजीज 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात कौन सा स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पे है। फिर उसके बाद आता है कौन सा राज्य 75 जनपद में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? ये अन्नपूर्ति अनाज ATM है। किस पत्तन पर भारत की पहली कृत्रिम कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा? तो चौथा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद चौथा बनेगा। उत्तर प्रदेश के निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में आदित्य योगीनाथ हैं। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सम्मिलित होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रोजेक्ट नेक्सस पे किया है। फिर इसके बाद आता है कि एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठबंधन किया जाएगा। यह आयोग विचाराधीन विषयों के अनुसार केंद्र सरकार के रिपोर्ट के रूप में सिफारिश करता है। फिर इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य में हम लोग जानते हैं दोस्तों
स्मरणीय तथ्य में दिया गया है कि 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्ष यानी कि 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक इसकी अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, भारत के 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे। कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं भारत के 23वें विधि आयोग में? तो पहले इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, दूसरा इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और सदस्य सचिव सहित होते हैं। तीसरा है इसमें सचिव विधि कार्य विभाग और पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। चौथा इसमें सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और पांचवा इसमें 5 आंशिक कालिक सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में स्थित होगा। विधि आयोग का मुख्यालय ये नई दिल्ली में होगा। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद आता है डिजिटल कृषि। डिजिटल कृषि में क्या है दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि का क्षेत्रीय स्वरूप करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई है। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य के साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित किया जाएगा। इसी वित्त वर्ष डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका लक्ष्य होगा कि 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का वितरण के साथ रजिस्टर को अपडेट कराना होगा। फिर इसमें स्मरणीय तथ्य दिया गया है दोस्तों कि सितंबर 2024 में केंद्रीय सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय टोटल आउटले 2817 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा सेंट्रल शेयर 1940 करोड़ रुपए होगा। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में आधारित होगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और कृषि संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखेरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है। फिर इसके बाद आता है इसमें डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। फिर इसमें दिया गया है इससे कोई डाटाबेस और अलग प्लेटफॉर्म रख रखाव की आवश्यकता नहीं रहेगा। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे तथा विभिन्न लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इस मिशन के फलस्वरूप किसान बिना किसी डिजिटल कागजी कार्रवाई के लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें कार्यालयों एवं सेवा प्रदान के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होने की बहुत ही कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ क्या है इसका। तो डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह मिशन निम्न 2 मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है। तो इसमें कौन कौन से 2 मूलभूत स्तंभ हैं? पहला है एग्री स्टेक और दूसरा है कृषि निर्यात
सहायता प्रणाली ये दूसरा है। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। उपयुक्त में तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किसान के केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो उसे सक्षम के साथ ही कृषि के क्षेत्र के लिए समयबद्ध और बिना विश्वसनीय जानकारी उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। एग्रीस्टेक किसान की पहचान, इससे क्या होगा, इससे एक किसान को केंद्रीय डीपीआई के रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेजी गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। एग्रीस्टेक में 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। इसमें 3 प्रमुख घटक कौन कौन से शामिल है, तो किसान रजिस्ट्री शामिल है, भू संदर्भित गांव के नक्शे शामिल हैं, बोई गई फसल की रजिस्ट्री शामिल है। एग्रीस्टेक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की जाएगी। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक किसान आईडी प्रदान किया जाएगा। उसके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। इसी किसान आईडी का सृजन और रखरखाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह किसान आईडी भू अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान की संबंधित डाटा जुटानी होगी। फिर इसमें दिया गया है कि किसान आईडीज के निर्माण में डिजिटल फसल सर्वेक्षण परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की जाएगी। कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, गुजरात में गांधीनगर, महाराष्ट्र में बीड़, हरियाणा में यमुनानगर, पंजाब में फतेहगढ़ साहिबा और तमिलनाडु में विरुधुनगर। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर इसके बाद आता है इसमें वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ से वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ किसानों के आईडी का निर्माण किया जाएगा। 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा। इसमें वर्ष 2024-25 में 400 जिलों और वर्ष 2025-26 में सभी जिलों को आच्छादित किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, यह प्रणाली फसलों, मौसमी और जल साधनों आदि पर दूर संवेदन आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थलीय प्रणाली का निर्माण करेगी। मृदा प्रोफाइल मैपिंग, ये जो कि मृदा प्रोफाइल मैपिंग के अंतर्गत क्या आता है, तो इस मिशन के तहत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुसंधान सर्वेक्षण DGCES, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्विसेज, वैज्ञानिक के रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज का अनुमान उत्पादन करेगा। यह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। फिर इसके बाद आता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।